Hello to all of you. I am Mrityunjay Rai and I most welcome to all of you in the second session of Indian Polity and Governance. नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इंडियन पॉलिटी के दूसरे सत्र में। हम लोग बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की, और यह दूसरा सत्र लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं इंडियन पॉलिटी का। तो आइए बात किया जाए। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात किया था व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट एंड व्हाट इज द नीड ऑफ स्टेट। आप राज्य से क्या समझते हैं और राज्य की आवश्यकता क्यों है, हमने इस पे मेंस को लेकर के डिस्कस किया था। माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, फैंस एंड फॉलोअर्स, ये पूरा सेगमेंट इंडियन पॉलिटी का स्पेशली मैंने डिजाइन किया है फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स कम मेंस and other state commissions like UPPSC, MPPSC, CGPSC, BPSC, RPSC and UKPSC, JPSC। यानी उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप बहुत इजीली बहुत ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। और हम लोग आज बात करेंगे इस दूसरे सेगमेंट में, और ये पूरा मेंस ओरिएंटेड सेगमेंट होगा, प्रीलिम्स भी होगा और मेंस दोनों होगा। ठीक है, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। हम लोगों ने बात किया था कि सरकार, शासन की बात हो रही थी, तो उसके तीन पार्ट्स हैं। क्या क्या फंक्शन होता है? टू फ्रेम द लॉ, टू फ्रेम द लॉ। विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है, पॉलिसी मेकिंग करती है। तो विधायिका इन लेजिस्लेचर इज फंक्शनिंग एज द लॉ मेकर और पॉलिसी मेकर, एंड उसको इंप्लीमेंट क्या कौन कराएगा? एग्जीक्यूटिव। टू implement the law or the policy, and judiciary to supervise over the executive and legislative both। दोनों काम कैसे कर रहे हैं? कार्यपालिका ठीक से काम कर पा रही है, नहीं कर पा रही है? विधायिका ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है? यह सारी बातें हम लोग जुडिशरी के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो क्या करेगी? चेक एंड बैलेंस बनाएगी। वो क्या करेगी? सुपरवाइज करेगी कि शासन के कौन कौन से अंग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उनमें से कौन सा ठीक से काम कर रहा है और कौन सा ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर लॉ कोई बना है तो लॉ प्रॉपर मैनर में बना है या नहीं बना है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं इंटरसेक्ट या ओवरसीड तो नहीं कर रहा है, वो भी हम न्यायपालिका के जिम्मे छोड़ते हैं। न्यायपालिका उसको चेक करता है, और इंप्लीमेंटेशन में अगर कोई इशू है तो भी जुडिशरी उसको चेक एंड बैलेंस करने का काम करती है। इज दैट क्लियर? अब हम जब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, तो एक बात समझिएगा, एग्जीक्यूटिव में दो तरह का एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव में दो तरह का एग्जीक्यूटिव होता है। कौन कौन सा? एग्जीक्यूटिव में एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और दूसरा होता है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब है ब्यूरोक्रेसी, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का मतलब क्या है? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेसी। आप सभी लोग जब सेवाओं में आएंगे तो आप लोग स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बनेंगे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनेंगे। और अस्थायी में कौन है? मिनिस्टर्स। चाहे वो पीएम हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट
और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर हो, वो क्या होगा, वो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होगा। एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर पीएमओ में है, चीफ मिनिस्टर सीएमओ में है, यानी अपने अपने ऑफिसेज में है, देन दे आर द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, while the PM, CM and all ministers were in their respective house, then they are the part of legislature. अगर वह अपने अपने हाउसेज में है, सदन में है, लोकसभा में है, विधानसभाओं में है, राज्यसभा में है, तो वह लेजिस्लेचर का पार्ट है। वह किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर यानी विधायिका का हिस्सा है। इज दैट क्लियर? एक सवाल और आता है, टाइप्स ऑफ एक टाइप इसमें और आता है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में कि ये पार्लियामेंट्री होगा या प्रेसिडेंशियल होगा। तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। क्या होगा वो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव होगा या प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव होगा, ये भी डिसाइड करता है यहां पे। ठीक है, पार्लियामेंट्री मतलब वहां पे पार्लियामेंट के हाउसेज होंगे, द्विसदनात्मक हो, सिंगल सदनात्मक हो, सिंगल हाउस हो, बाई कैमरल हाउसेज हो, या प्रेसिडेंशियल होगा जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है और इंडिया में क्या है, तो इंडिया में पार्लियामेंट्री है। इन इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसका एग्जाम्पल इंडिया होगा, भारत होगा, और इसका एग्जाम्पल यूएसए होगा। इज दैट क्लियर? ओके, गुड। नेक्स्ट जो छोटा छोटा हम लोग जो टॉपिक लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो अगला टॉपिक है वह है डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, ये मेंस सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन, दैट इज द मेंस सेशन। Okay, and different types of government सिस्टम। अलग अलग तरह का गवर्नमेंट सिस्टम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है। आइए हम लोग बात करते हैं कि किस किस तरह का गवर्नमेंट सिस्टम आपको इंडिया में दिखाई पड़ता है, कैसा कैसा गवर्नमेंट सिस्टम हमारे पास है। सबसे पहला जो सबसे इजी है वह है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो सबसे इजी है वो है डेमोक्रेसी। वो वाला डेफिनेशन चलेगा नहीं, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल ना। हाँ, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल वो चलेगा नहीं। हाँ, ये क्लास 6 के एनसीईआरटी का डेफिनेशन ये अब वैलिड नहीं है, हालांकि वैलिड है बट इससे अच्छा आप लिख सकते हो। देखो, डेमोक्रेसी को आप अगर डिवाइड करोगे तो डेमो प्लस क्रेसी। डेमो मतलब होता है पीपल एंड क्रेसी मतलब होता है सिस्टम। The system which run by, which governed by directly or indirectly by the people, that is democracy. Demo means people and cracy means system। एक ऐसा तंत्र जो जनता के द्वारा चलाया जाए, वह तंत्र जो जनता के द्वारा बनाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये क्या होगा? डेमोक्रेसी एक ऐसा तंत्र जिसमें जनता सर्वोपरि है। आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोल देता हूं डेफिनेशन, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके जरूर लिखिएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि देखो, ऐसा है कि वीडियो भले आप 5 लोग देखिए बट उसको पूरा देखिए, उससे नोट्स बनाइए। मैं इतनी मेहनत जो कर रहा हूं वो आपके लिए कर रहा हूं। और आपको मैं एक बात और कह देता हूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट छोड़ करके जीएस के जितने भी वीडियोस बनेंगे, कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे जितने भी वीडियोस बनेंगे, वो वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। और मैक्सिमम वीडियोस वो उसलिए मैं बनाऊंगा। अभी ऑप्शनल के लिए मैंने नहीं सोचा है, अभी हम जीएस पे फोकस कर रहे हैं। मैंने एमसीक्यूज भी बनाना शुरू किया है, उस एमसीक्यूज को प्लीज देखिए।
उस एमसीक्यूज में मैंने एक एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शंस हैं उन चारों ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन किया है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन और तैयार होते हैं। कुछ इस पैटर्न पे मैं काम कर रहा हूं। और एक बात आपको मैं और बता दूं कि अभी मैं लखनऊ में नहीं बल्कि जयपुर में हूं। मैं जयपुर में ऑफलाइन क्लासेस लेने आया हूं और जयपुर का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है ये, जहां मैं क्लासेस लेने आया हूं यूपीएससी एंड आरपीएससी का। सो यहाँ भी ऑफलाइन क्लासेस के बाद टाइम निकाल के मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। तो गाइज प्लीज़ बी सिंसियर टुवर्ड्स योर कैरियर। मेरे लिए मत पढ़िए, अपने लिए पढ़िए। अपने लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सोचिए कि सिलेक्शन के बाद क्या होगा और सोचिए अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा, और पढ़िए। तो लिखिए, डेमोक्रेसी मीन्स द सिस्टम इन विच the people have absolute power. Democracy means in which the people, the masses, elect their head of state directly or indirectly, either directly or indirectly. मैं लिख देता हूं बल्कि in democracy, a democracy is a system. Democracy is a system in which people elect their own head of government are representatives are rulers either directly or indirectly. लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें जनता अपने शासकों को प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः चुनती है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता अपने शासकों को, अपने प्रतिनिधियों को परोक्षतः अथवा प्रत्यक्षतः, डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली, प्रत्यक्षतः या परोक्षतः क्या करती है? चुनती है। इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डेमोक्रेसी। क्लियर है इतनी बात? ये डेमोक्रेसी है जिसमें प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षतः हम चुनेंगे। अगला है रिपब्लिक। रिपब्लिक आप रिपब्लिक से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपब्लिक? आप रिपब्लिक से क्या समझते हैं? गणतंत्र, वो था लोकतंत्र, ये था गणतंत्र। देखो, रिपब्लिक का मतलब होता है वेयर हेड ऑफ स्टेट वर ऑल्सो इलेक्टेड, मे बी डायरेक्टली मे बी इनडायरेक्टली। क्या होगा? हेड ऑफ स्टेट भी इलेक्टेड होगा। हेड ऑफ स्टेट must be elected, may be directly or may be indirectly। चाहे वह प्रत्यक्षतः चुना जाए, चाहे वह परोक्षतः चुना जाए, वह भी चुना ही जाएगा। वह हेरेडिटरी बेसिस पे नहीं होगा या वह मोनार्कियल बेसिस पे नहीं होगा, वह भी इलेक्टेड होगा। सेलेक्टेड, नॉमिनेटेड, हेरेडिटरी बेसिस पे नहीं होगा। इन इंडिया नाउअडेज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हम लोग आज बात कर रहे हैं किसका? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी हमारे क्या होने वाला है। तो हम लोग एक वीडियो बनाएंगे उस पर भी। तो रिपब्लिक, हेड ऑफ स्टेट, जो प्रेसिडेंट होगा वो क्या होगा? हेड ऑफ स्टेट। डेमोक्रेसी में हम चुनते हैं क्या?
डेमोक्रेसी में क्या चुनते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर की बात होती है यहाँ पे। किसकी बात होती है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड रिपब्लिक में हम किसकी बात करते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट को। एक छोटा सा सवाल मेरा और है, और अपने आसपास घूम करके जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, जो लोग दिल्ली से और पता नहीं कहां कहां से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे कभी पूछिएगा, जो बड़े बड़े संस्थानों में 2-2 लाख रुपए फीस जमा करके पढ़ रहे हैं, उनसे एक सवाल है मेरा, पूछिएगा, आई एम डैम श्योर दे वोंट हैव आंसर। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं उनके पास जवाब नहीं होगा। सवाल है कि क्या वजह है कि, सवाल सुन लीजिए, एक सवाल है कि क्या वजह है कि 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्ट करते हैं, ध्वजारोहण भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, और 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति महोदय ध्वजारोहण करते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या ये जस्ट केवल एक परंपरा है, या इसके पीछे कोई विशेष लॉजिक, कोई स्पेसिफिक रीजन है या नहीं? पहला सवाल फिर से सुन लीजिए, क्या कारण है कि 15 अगस्त को, क्या कारण है कि 15 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं, सॉरी, भारत के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति करते हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है? क्या इसमें बदलाव हो सकता है? क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, या यह वास्तव में कुछ और है? दूसरा कहता है कि क्या वजह है कि 15 अगस्त का जो परेड होता है या जो ध्वजारोहण होता है वो लाल किले से होता है और 26 जनवरी को राजपथ पे होता है? क्यों होता है? लोकेशन का कोई महत्व है या नहीं है? यानी पर्सन, लोकेशन। पहला सवाल किससे था? पर्सन, जो फ्लैग होस्ट कर रहा है। दूसरा सवाल है लोकेशन, और तीसरा सवाल है मेथड। 15 अगस्त को हम बहुत ज्यादा बड़ा समारोह नहीं करते हैं, उसमें प्रधानमंत्री को सलामी मिलती है और ध्वजारोहण और प्रधानमंत्री का भाषण होता है। जबकि 26 जनवरी को एक लंबा मार्च पास्ट, लगभग सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 11:30-12 बजे तक 4 घंटे चलने वाला यह प्रोग्राम होता है। तो ऐसा क्या है कि हम लोग वो 4 घंटे मार्च पास्ट करते हैं, पूरी दुनिया को हम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, वी शोज आवर पावर्स टू द एंटायर वर्ल्ड? ऐसा क्यों है? क्या कोई बता पाएगा? एक बार पहले पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सिंपल सा बात है कि जिसका बर्थडे होगा वो केक काटेगा, जिसका बर्थडे होगा वो केक काटेगा। इज दैट क्लियर? जिसका बर्थडे होगा वो केक काटेगा। 15 अगस्त को पावर जो ट्रांसफर किया गया वो भारत के प्रधानमंत्री को किया गया। द पावर वॉज ट्रांसफर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हेंस द प्राइम मिनिस्टर होस्टेज द फ्लैग ऑन द 15th अगस्त। इसीलिए प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान का अल्टीमेट कस्टोडियन, संरक्षक, गार्जियन हम राष्ट्रपति को मानते हैं। संविधान से हम गणतंत्र बने और गणतंत्र का जो मालिक है, जो मुखिया है, वह भारत का राष्ट्रपति है। इसलिए हम ऐसा करते हैं कि 26 जनवरी को हमारा ध्वजारोहण भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यह परंपरा नहीं है, यह लॉजिक है, इसके पीछे ही वजह है, वो बदल नहीं सकता। लाल किले से क्यों फहराते हैं? आजादी की लड़ाई की शुरुआत जो माना जाता है वह 1857 के विद्रोह से मानते हैं, और 1857 का विद्रोह पूरे भारत में लाल किले से मुगल बादशाह के द्वारा फैलाया गया। और जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ उसके बाद ही प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रथम भाषण भारत के लाल किले से दिया। तो वो लाल किले को हम लोग मानते हैं। हमारा संविधान जो बना, जहां बन रहा था वो आज का संसद भवन है, उसके सेंट्रल हॉल में बन रहा था, और समर्पित भी हमने देश को वहीं पे किया। इसे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित भी हमने वहीं किया। उसके बाहर राजपथ है और हम लोग इसलिए वहां पे इसको करते हैं। दोनों के मनाने के तरीकों में अंतर है। 15 अगस्त को
26 जनवरी के मुकाबले थोड़ा सादा समारोह होता है, क्योंकि हमने 26 जनवरी सन 1930 को लाहौर सेशन में, कांग्रेस के लाहौर सेशन में यह कसम खाई थी, क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था, और उस दिन हमने कसम खाई थी कि हम इस दिन को हर साल और हर हाल में क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। हम इस दिन को हर साल और हर हाल में क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए हम जो है 15 अगस्त को सादा समारोह करते हैं, और हम उस कसम को पूरा करने के लिए हमने अपना संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसे 2 महीने बाद 26 जनवरी को लागू किया, और हमने ध्वजारोहण के साथ साथ वहां पे एक बड़ा हर्षोल्लास के साथ बड़ी झांकी और टैब्ल्यू और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया पूरी दुनिया को। पिछले 7-8 सालों से हमें हर बार 26 जनवरी के प्रसारण के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करना पड़ता है, क्योंकि लगभग दुनिया के 120 से ज्यादा देश भारत के रिपब्लिक डे परेड का लाइव टेलीकास्ट करते हैं। इसलिए हमें एक सैटेलाइट छोड़ करके पूरी दुनिया में इसका लाइव ट्रांसमिशन करना पड़ता है, और यह किसी सरकार की सत्ता नहीं, किसी सरकार की शक्ति का परिचायक नहीं, बल्कि यह भारत की जनता, भारत के लोकतंत्र और भारत के गणतंत्र की शक्ति का परिचायक है। That is the symbol of, it's shown the power of Republic of India, the people of India, and that is the victorious symbol for democracy of India. Is that clear? आप लोगों ने 2 बातें समझ ली हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है और रिपब्लिक क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा तमाम तरह की क्रेसियां हैं, और एक मेंस का सवाल है कि भारत किस कृषि के आसपास नजर आता है, भारत किस कृषि के आसपास नजर आता है। हम लोग इस सवाल की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। हाँ, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस सवाल की चर्चा करेंगे। मैं बहुत लंबे वीडियो बनाने से बचता हूं, ताकि उसमें सस्पेंस बना रहे और आपका रुझान बना रहे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो अभी अगली सत्र में बात करेंगे उसके बारे में। अभी के लिए यहीं तक। आप लोग को ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।